हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल मैथ्स की पाठशाला पर। आज अपन एसएससी कांस्टेबल जीडी 13 फरवरी 2025 की फर्स्ट शिफ्ट जो सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में हुई उसके मैथ्स पेपर का आज संपूर्ण एनालाइज करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य दबाइए। अब देखिए 2025 के अंदर 13 फरवरी को जो पेपर आया था उसका संपूर्ण एनालाइज करते हैं। तो पेपर किस प्रकार से आया था उसकी सारी ट्रिक आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। अब चलिए पेपर की ओर चलते हैं। तो पेपर के अंदर सबसे पहला सवाल वो आया था कि वो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 2228 और 1761 को भाग देने पर क्रम से 3 और 1 शेषफल बचता है। अगर इसमें हम उस संख्या का भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा और 1761 में अगर भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करो, जो शेषफल है ना वो घटा लो पहले ही। भाई शेषफल बचेगा तो वो आप पहले ही घटा के इसको रेडी कर लो। अगर इसमें शेषफल 3 बचते हैं तो 3 घटा लो, तो ये कितने हो जाएंगे, ये आपके 2245 हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे, या अगर आपने 1 घटाया तो 1760 हो जाएंगे। अब नया संख्या हमें क्या मिल गई, 2245 और 1760। ये दोनों संख्या ऐसी है कि उस संख्या जो जिस संख्या की बात कर रहे हैं उस संख्याओं का इन संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि शेषफल तो हमने कम कर दिया ना। अब पूरा पूरा भाग जाएगा तो यहां से हम इस संख्या को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए आपको ऑप्शन में जाना चाहिए, क्योंकि वैसे एचसीएफ निकालोगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन में जाते हैं। अब ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं, सबसे पहले हम कैंसिल आउट करेंगे। तो सबसे पहले 14 और 24 कैंसिल हो जाएगा। अब 14 और 24 कैंसिल क्यों होगा, 14 और 24 कैंसिल होने के पीछे रीजन यह है कि 14 और 24 दोनों में 2 कॉमन है और 2 का भाग इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। इसका मतलब 14 नहीं हो सकता, 24 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन नहीं आएगा, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया। बचे कौन, 5 या 19। तो देखो 5 तो एक छोटा नंबर है और 5 का भाग दोनों में जा रहा है, लेकिन हम 19 की भी ट्राई कर लेते हैं, 19 का भाग इसमें जाता है क्या। तो 19 से कम 19, पीछे कितने बच गए, 3। 19 एक कम 19, 15 और 5, 155 में 19 का भाग जाता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि 19 का भाग नहीं जाता, इसलिए बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। दूसरा सवाल है कि दो ट्रेनें, पहली ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं से आ रही है। किधर से आ रही है, विपरीत दिशाओं से, आमने सामने से आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई है वो 480 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 28 सेकंड का टाइम लगता है। एक दूसरे को जब पार करती है तो 28 सेकंड का टाइम लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई याद कीजिए, 10 में 2 स्थानों तक आप याद कर सकते हो। तो सबसे पहला काम है आप क्या करोगे भाई, देखो दूरी याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी कितनी है भाई, एक ट्रेन की तो 480 मीटर है, दूसरी ट्रेन की मैं मालूम नहीं है तो उसकी एक्स ले लो, बराबर चाल। अब चाल क्या करोगे, दोनों की, क्योंकि विपरीत दिशा आमने सामने से आ रही है, दोनों की चाल जुड़ेगी। अगर एक दिशा से आती तो चाल घटती। तो ये कितने हो गए, 80 और 50 हो गए आपके 130, और 130 ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारी बात चले मीटर पर सेकंड की, तो इसलिए इसको 5/18 से गुणा करके इसको बदले में इसको बदल दिया। अब देखो ये हो गई आपके चाल। अब समय, समय कितना लेती है, 28 सेकंड। अब इसको करो सोल्व। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो कितने से कट रहा है ये आपके कटेगा, ये तो होगा 14 और ये आपके होगा 9। अब देखो 140 प्लस एक्स बराबर 130 को, या फिर आप ऐसा काम 14 को 5 से गुणा करो, 70, और 70 और 13 को गुणा करना आसान है। 130 है ना, अब 13 7 91, कितने हो गए 91, और पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, भाग 9। अब इसमें 9 का भाग दोगे तो देखो 9 का 90 में 9 का भाग 10 बार जाएगा, पीछे 1 बचेगा, जीरो उतारोगे फिर 1 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, जीरो उतारोगे फिर 1 बार जाएगा, पॉइंट, अब फिर 1 बार जाएगा, यानी 11 11 11 इस प्रकार आएगा। इसका मतलब यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है कि डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके अंश लास्ट में क्या है, 11।
लेकिन आप फिर भी, ये दोनों ट्रेनों की लंबाई है, एक ट्रेन की लंबाई आप घटा लो, इसमें से 480 निकाल लो, तो पीछे तो कितने बचेंगे, ये तो 0.11 ही बचेंगे, और ये एक, और 11 में से 8 गए तो 3, और 9 में से 4 गए तो 5, 531.11। इसका मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हुआ। वैसे तो आंसर तो हमने उसी टाइम पता कर लिया था, 0.11 आते ही हमने आंसर टिक कर दिया था, लेकिन मेरा काम है आपको सारों को समझाना कि ये मान कैसे आया। लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको तुरंत, अगर मतलब जिस ऑप्शन का आपको आइडिया लग गया कि 100% यही ऑप्शन होगा, तो उस पर फटाफट टिक करो, आगे बढ़ो। लेकिन आपको हर ऑप्शन में ध्यान भी देना, ऐसे आंख मूंद के ऑप्शन पे टिक मत करना, क्योंकि ऑप्शन, अगर एग्जामिनर आपके साथ बहुत बड़ा घपला कर सकता है, आपके साथ खेल सकता है। इसलिए आप ऑप्शन को आराम से देखो, और देखने के बाद में आपको तसल्ली मिल जाए, आपके मन को 100% अगर तसल्ली मिल जाए, उसके बाद में उस ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ो। अगला सवाल आया था कि रामू ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। 2 वर्ष बाद रामू को चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 127 रुपए और 50 पैसे प्राप्त हुए। कितने रुपए प्राप्त हुए? 127 रुपए और 50 पैसे। ये तो पैसों का मामला है, लेकिन हम अगर इसके हिसाब से देखें, तो 2 साल का साधारण ब्याज तो 8% होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई कितना होगा? 8.16। कितना होगा? 8.16 इंटू, अब हमें क्या याद करना है? हमें करना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना है? 8। अब 8 से गुणा कर देंगे। अब देखो, ये पॉइंट हटाओगे तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा? ऊपर लग जाएंगे 2 जीरो, और ऊपर वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे लग जाएगा 1 जीरो। अब देखो, 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया। अब आप 8 से इसको काट सकते हो, ये 10 बार, और ये अगर आप 8 से काटोगे तो 102 बार कटेगा। कितनी बार? 102 बार। अब देखो, 102 से इसको काटोगे आप, तो ये आपके कितनी बार कटेगा? ये आपके एक बार कटेगा, और 25 1 मिनट। इसको अगर अपन काट लें 70 × 51, 17 से काटो इसको, तो ये तो आपके 51 है ही, सॉरी 102 है, 17 से काटो, तो 70 छके ने 102, और 70 पाँच 85, 70 छके ने 102, 70 सात 119, 70 सात 119, पीछे कितने बच गए? 8, और 70 पाँच 85। अब देखो, यहां से आप काट सकते हो 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 25 3 75। अब 2 से यहां से काट सकते हो, तो कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 25 पानी 125, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। यानी 125 रुपए को क्या था? साधारण ब्याज, और 127 रुपए और 50 पैसे क्या था? वो कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई था। अब देखो, चौथा सवाल है कि एक संगठन में 1224 कर्मचारी, कितने कर्मचारी है? 1224, जिनमें से 25% कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाता है, यानी उनकी पदोन्नति की जाती है। ऐसे कितने कर्मचारी है जिन्हें पदोन्नति मिली? यानी पदोन्नति, यानी 1224 का हमें 25% निकालना है, यानी 1224 का हमें क्या निकालना है? 25% की पदोन्नति हुई, पदोन्नति कितनों की हुई है वो बतानी है। तो यहां से 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो 1/4 डायरेक्ट निकाल दो, तो 3 4 3 12, और फिर 0, और 6 चौक 24, यानी 306 लोग, 306 लोगों की क्या हुई? पदोन्नति हुई। पांचवा सवाल है कि ए सी बी सी का चतुर्थ अनुपाती क्या है? डी है। इसका चतुर्थ अनुपाती डी है, तो बी सी स्कोर बटा ए डी बटा सी, और सी का चतुर्थ अनुपाती आपको याद करना। तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे? यहां से आप निकालोगे डी की वैल्यू। भाई चतुर्थ अनुपाती आपको डी दे रखा है। अब देखो, चतुर्थ अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू सी बटा ए, ये आपके चतुर्थ अनुपाती, और चतुर्थ अनुपाती का मान आपको दे रखा है डी। तो यहां से आप मान पुट करोगे, बी की वैल्यू कितनी है? ये ए, ये बी, ये सी। तो सबसे पहले बी की वैल्यू सी इंटू बी सी बटा ए, और इसका मान किसके बराबर है? डी के। तो यहां से आप कर सकते हो भाई सी स्कोर बी बटे ए, ये डी का मान है। अब देखो, आपको इसमें पुट करना है डी का मान, तो यहां से देखो, ये भी ए की वैल्यू, ये आपके ए की वैल्यू, ये बी की, और ये सी की, और इसका चतुर्थ अनुपात याद करना है बीसी इंटू बीसी
बी सी बटे ए, तो बी बी कितना ए डी बटे सी इंटू सी बटे ए। अब ए का जब भाग दोगे तो इसको इंटू में चेंज करने के लिए उल्टा हो जाएगा, यानी ए बटा बी सी का स्क्वायर। अब यहां से आप डी की वैल्यू भी रख सकते हो, डी की वैल्यू रखोगे तो देखो यहां से और जिनसे जो कटते हैं वो पहले भी आप काट सकते हो, बाद में काटेंगे। ए इंटू डी का मान कितना है, सी स्क्वायर बी बटा ए, और एक ये सी इंटू सी इंटू ए बटा बी सी स्क्वायर। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से जब आप काटोगे तो देखो सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर बी और सी स्क्वायर बी ये रहा, ये कट गया, इस सी से ये सी कट गया। अब बचा क्या, ऊपर दो ए और नीचे एक है, तो एक ए से ए कट गया, जिसका मतलब मान क्या आ गया ए, जो आपके कौन से ऑप्शन मारा, जो आपके सी नंबर ऑप्शन मारा। इस सवाल को इससे इस तरीके से अटेम्प्ट करना था। अब आपके छठा सवाल था कि 1210 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेव खरीदेंगे। कितने सेव खरीदेंगे, 400, और 860 रुपए के लाभ पर बेचेंगे। प्रति दर्जन सेवों का विक्रय मूल्य आपको बताना है। यानी 400 सेव खरीदेंगे 1210 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से, सैकड़ा का मतलब 100, यानी 1210 रुपए एक 100 सेवों के दिए गए। इसका मतलब 400 सेव के कितने लगे, तो 12 चौके 48 और 10 को 4 से गुणा करने पे 40, यानी 4840 रुपए उसने खर्च किए, उसका क्रय मूल्य हो गया, और 860 रुपए का वो ब्याज कमाना चाहता है। इसमें 60 जोड़ोगे तो 4900, 4900 में जब 800 जोड़ोगे तो यहां से 860 जोड़ने पे आपको 5700 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5700। अब 5700 रुपए वो वापस कमाना चाहता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। सबसे पहले 5700 रुपए कितनी सेवों के, 400 के। तो अब आपको सबसे पहले एक सेव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 400 का भाग दोगे। अब एक सेव की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको चाहिए कितनों की, 12 सेवों की, तो 12 से गुणा कर दो, क्योंकि एक दर्जन और एक दर्जन में 12 सेव होते हैं। अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 4 से आप इसको 4 से काटोगे तो 3 बार कटेगा। अब 57 को किससे गुणा करना है, 3 से, तो 50 को 3 से गुणा करोगे 150, और 7 के 21, 150 और 21 कितने हो गए, 171, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ गया। इस प्रकार की आपको शॉर्ट ट्रिक है, हर क्वेश्चन की मालूम होनी चाहिए। इसी प्रकार अगला 7वां सवाल है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 25%, 35% और 40% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि हो गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। अब देखो, सबसे पहले 3 महीनों में तो लगातार कमी हुई और चौथे महीने में वृद्धि हुई, तो यहां से हम क्या करेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी 4 में 1 की कमी, यानी 4 में 1 की कमी यानी 3। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके 7/20, यानी 20 में 7 की कमी यानी 13। फिर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 5 में 2 की कमी यानी 3। और फिर चौथे महीने में 60% की वृद्धि हुई, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, सॉरी 3/5, यानी 5 में 3 की वृद्धि यानी 8। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तिरछे काटो, तो यहां से 4 से आप काट सकते हो 2 बार, और फिर इस 2 से इसको काट सकते हो 10 बार। तिरछे ही कटेंगे, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक तरफ वाले ही काट दिए। अब देखो, अब आप गुणा करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 25, 25 को 10 से गुणा करने पे 250, कितने हो जाएंगे, 250, और यहां से इनको गुणा करोगे तो 13 117। अब 250 रुपए पहले थे, अब हो गए 117 रुपए, तो कमी हुई है, ऑब्वियसली बात है। अब कमी कितनी हुई है, तो कमी हुई है आपके 133 की, किस पर, 250 पर, इंटू 100, तो 50 दूनी 100 और 50 पानी 150। अब इनको जब गुणा करोगे तो ये आपके 266 हो जाएगा बट्टा 5। अब 5 का भाग देने का मतलब ऊपर वाली संख्या को दुगुना कर दो, तो 6 दूनी 12 और 26 दूनी 52 और 1 53, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 53.2% की क्या हुई, कमी, जो कौन सा ऑप्शन हमारा, आपके सी नंबर ऑप्शन। 8वां सवाल है कि एक रेलगाड़ी की चाल है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, 35 मिनट और 15 सेकंड में रेलगाड़ी है वो कितनी दूरी तय करेगी, ये बताने। दूरी याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय।
अब देखो यहाँ किलोमीटर और मीटर दोनों में पूछिए, और यहाँ पे भी किलोमीटर और मिनट और सेकंड सारा दे रखा है, तो इसको एक इकाई में बदलो। तो सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 65 को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो आप गुणा किससे कर दोगे, 5/18 से, इंटू 35 मिनट। 35 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे, 35 को 60 से गुणा करोगे तो आपके 2100 हो जाएंगे, 2100, और 15 जोड़ोगे तो 2115 आ जाएगा। तो यहां से आपके 2115 मिल गया। अब देखो यहां से आप जिनसे कटते हैं उनसे काट दो। तो यहां से अगर 9 से काटने की कोशिश करते हैं तो 9 दूनी 18, और 9 तिये 27, और 9 पंजे 45, 235 बार कटेगा, और ये 9 दूनी 18। अब कोई संख्या कटने की संभावना नहीं लग रही। इसका मतलब आप 65 को 5 से गुणा करोगे, 65 को 5 से गुणा करो, और जिस संख्या से 5 से गुणा करते हो ना, तो क्या करो, उस संख्या का आधा करो। 65 का आधा कितना होता है, 65 का आधा होता है 32.5, लेकिन पॉइंट को भूल जाओ, तो 325 आ गया। यही 5 से गुणा हो गई, ये शॉर्ट ट्रिक है। इंटू, अब आप क्या करो, 235 को गुणा करो, तो इसको इस हिसाब से लिख दो, 200 प्लस 30 प्लस 5 भाग 2। अब सब में 2 का भाग देंगे। तो सबसे पहले 325 को 2 से गुणा करोगे तो इसका दुगुना, इसका दुगुना कितना हो गया, 650। 650 यानी ये हो गया आपके 65,000। अब 30 से गुणा करेंगे, 325 को 30 से गुणा करने पे, 3 से गुणा करने पे 975, यानी 975 के पास में क्या लगा दोगे, जीरो। अब करोगे 5 से गुणा। 5 से गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, अभी बताइए मैंने, आधा कर लो। 325 का आधा कितना होता है, 5 से गुणा करो तो इसका आधा, 325 का आधा कितना होता है आपके, या फिर 1500 और 125, 1625 आएगा। वैसे 16.25 आता है इसका, तो ये 1625 आ गया, यानी 162.5 आता है उसका। ठीक है, आधा। चलो, अब हमें भाग किसका देना है, 2 का भाग देना है। तो अब इनको जोड़ लो, 65,000 और 9,000, 74,000, 74,000, एक 75,000, यहां से आपको 75,000 मिल गए। फिर 6, 7, 1300, और 50, 25, 75, तो 76,375 भाग 2 का देना है। 2 का भाग का मतलब आधा, तो 38 दूने 76, ठीक है, और 18 दूने 36, और 7 दूनी 14, और 0.5, यानी 38,187.5 क्या आया है, मीटर। लेकिन हमें यहाँ किलोमीटर बताना है, यहाँ मीटर बताना है। किलोमीटर, इसमें जब हम 1000 से भाग देंगे तो ये 38 किलोमीटर बराबर पूरा आएगा। और इसके बाद में कितना, 187.5, तो जो यहाँ आ जाएगा 187.5 मीटर। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार अगला सवाल है कि संख्या ए और बी का तथ्यानुपाती आपको ए बी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तथ्यानुपाती आपको दे रखा है। सबसे पहले तथ्यानुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्कोर बटा ए, यानी बी स्कोर यानी बी बटा डबल बी बटा ए, और ये आपको मान दे रखा है ए बी। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो एक बी से बी कट गया, तो क्या गया, बी बराबर ए इंटू ए, यानी ए स्कोर, बी बराबर ए इंटू ए। कौन सा ऑप्शन मारा है, जो आपके सी नंबर ऑप्शन मारा है, देखो ए स्कोर। अगला 10वां सवाल है कि आशीष के 2 पोते केतन और महेश है। 15 वर्षीय केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, 16 वर्षीय महेश को बाकी धनराशि मिलती है। कुछ धनराशि किसको मिल जाती है, केतन को, और कुछ धनराशि शेष होती है वो महेश को मिल जाती है। लेकिन केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे। जब 23 वर्ष के कंप्लीट होंगे तब वो धनराशि मिलेगी। तब तक धनराशि कहां जमा रहेगी, बैंक में जमा रहेगी, और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज है वो 4% का चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। जब 23 साल के कंप्लीट होते हैं तो उन्हें क्या है, समान धनराशि मिलती है। यदि आशीष के पास कुल कुल धनराशि है वो 25,500 थी, तो शुरुआत में आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी, ये बताना है। 25,500 रुपए था, लेकिन कुछ उसने केतन को दिया, कुछ उसने किसको दिया, कुछ उसने महेश को दिया। अब कितनी कितनी राशि दी वो आपको बतानी है सर्वाध के अंदर। सर्वाध में राशि देके भाई ये इतनी तू पकड़, इतनी तू पकड़, और दोनों की बैंक में जमा करवा दी दोनों के नाम से। और जब वो 23 साल के कंप्लीट हुए ना, तब वो राशि मिली। अब एक बंदा है जो तो 15 साल का है, वो 23 साल लेगा तब तो उसके 8 साल हो जाएंगे, लेकिन एक 16 साल का है, उसकी राशि कम रहेगी, इसकी राशि ज्यादा रहेगी। लेकिन उसने शर्त किया, उस हिसाब से उनको राशि दी कि बैंक से जो राशि मिले वो दोनों की बराबर।
चाहे 15 साल वाला हो और चाहे 16 साल वाला हो, इन दोनों को राशि बैंक से मिले, वो मेरा हिस्सा बराबर मिले। तो तब तक क्या है, अगर मान लीजिए कम साल रहेगी राशि, उसको ब्याज है वो कम मिलेगा, उसको ब्याज कम मिलेगा। तो इसका मतलब उसको राशि ज्यादा मिली, ब्याज कम मिला, तभी तो बराबर हुआ। इसका मतलब देखो, अब ज्यादा राशि किसको मिली, कम किसको मिलेगी, यहां से पता करेंगे। तो सबसे पहले 4%, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। अब इसका मतलब एक, सॉरी, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। 1/25 का मतलब एक को तो 25 रुपए मिलेंगे, और एक को 25 में एक बढ़ा के 26 रुपए मिलेंगे। अब देखो 25 किसको मिलेंगे और 26 किसको मिलेंगे, तो यहां से हम जब पता करेंगे तो कहाँ गए दोनों, दोनों के नाम ढूंढ लो और वहां लिख दो, केतन और महेश, यही लिख दो। अब केतन, केतन क्या है, ज्यादा साल का, अगर ज्यादा साल उसको राशि मिली तो उसको राशि कम मिली, केतन को 25 और महेश को 26। अब सवाल वाला कह रहा है कि 25,500 रुपए थे उसके पास, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, एक के पास 25 और एक के पास 26, यानी 51 रुपए थे। तो राशि बटा राशि हमने क्या बना दिया, जोड़ा। और अब हमें किसकी याद करनी है, राशि याद, मेष की। मेष को कितने मिले, मेष को 26 मिले, 26 से गुणा कर दो। अब यहां से जब आप गुणा करोगे तो ये आपके बराबर 5 बार, यानी 500। और 26 को जब 5 से गुणा करोगे ना, 500 से, तो 26 को 100 से गुणा करने, 1000 से गुणा करने पे 26,000, और 500 से 26,000 का आधा 13,000, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में। इसी प्रकार 11वां सवाल है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर शिवम ने 5,400 की राशि का निवेश किया और रुपेश ने 9,400 की राशि का निवेश किया। यदि 4 वर्ष के अंत में रुपेश को शिवम से 600 रुपए अधिक मिले। अब 600 रुपए अधिक क्यों मिले, इसके पीछे कारण है, इसने 5,400 रुपए लगाए, इसने 9,400 रुपए लगाए। यानी इसने जो ये 600 रुपए मिले नहीं, किस पे मिले, ये 4,000 रुपए मिले, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 4,000 है ना मूलधन में, तो इसलिए ये 600 रुपए अधिक मिले। अब देखो मूलधन, अब आपको याद क्या करना, दर याद करनी। दर याद करने का फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। समय कितना था, 4 साल। अब जिनसे कटते उनसे काट दो, तो देखो 3 0 से 2 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, यहाँ से पूरे पूरे चले गए। अब यहाँ से आप काट दोगे 15 बार, तो 15/4 आ गए। और 15/4 का मतलब होता है 3.75, जो कौन सा ऑप्शन हमारा, जो आपके बी नंबर ऑप्शन, हमारा बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया। अब है आपके 12वां सवाल कि गोपाल, गोपाल, अक्षय, ये लोसा अक्षय, और अतुल, ये लोसा अतुल, इन तीनों की आयु, औसत आयु है 45 किलो है। तो तीनों का वेट टोटल कितना हो गया, 45 को 3 से गुणा करोगे तो 135 किलो। तीनों का वजन टोटल कितना हो गया, 135। अब गोपाल और अक्षय कितने कितने के हैं, तो गोपाल प्लस अक्षय, इनको जब दोनों को जोड़ोगे तो ये 43 किलो का एक है, तो दोनों का कितने हो गए, 86 किलो। अब देखो यहां से आगे कौन है, अक्षय और अतुल, अक्षय प्लस अतुल, अक्षय और अतुल दोनों का कितना, 43 किलो इनका है, इसका मतलब 46 इनका है। अब 86 इनका हो गया, 43 × 86। अब यहां से आपको क्या करना, अक्षय का वजन निकालना, किसका निकालना, इस अक्षय का। तो सबसे पहले एक काम करते अपन, यहां से अक्षय का अगर आपको वजन निकालना है, तो यहां से आप या तो गोपाल का निकाल लो या अतुल, दोनों का एक में से निकाल लो। अगर गोपाल का निकालोगे तो ये माइनस कर दो, और अगर अतुल का निकालोगे तो ये, वैसे अतुल और गोपाल दोनों बराबर है, तो इसमें से अगर 86 घटा दोगे, क्योंकि दो का वजन घटा दोगे ना तीन में से, तो तीसरे की वैल्यू आ जाएगी ना। तो 35 और 14, 35 और 14 आपके 49, यहां से 49 किलो में। अब 49 किलो का कौन है, अतुल मानो, और चाहिए आप कौन मानो, गोपाल। अब अतुल और गोपाल, लेकिन हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए अक्षय की। तो अक्षय इसमें से घटा लो, भाई इन दोनों की वैल्यू है, गोपाल की वैल्यू मानोगे तो इसमें से घटा लो 49, तो ये आपके कितने हो गए, 37 किलो। 37 किलो का कौन है, 37 किलो का आपके कौन है, अक्षय। अब 13वां सवाल है कि जब 12, 15, 18, 20 और 25 की सबसे छोटी एक्स को, संख्या एक्स को भाग दिया जाए, इन छोटी संख्या एक्स है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, 3। लेकिन एक्स 7 से विभाज्य, जो एक्स संख्या है वो 7 से विभाज्य, यानी एक्स वाली संख्या है ना वो 7 से, तो एक्स का मान बताना। इसका मतलब ये सारे ही एक्स के मान है, ये 7 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य, वही उत्तर होगी। तो क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। इसमें 7 का, 7×5 = 35 नहीं जा रहा। इसमें 7 का, तो 12×7 = 84, इसमें 7 का भाग जाएगा। इसमें
सात चौक 28 नहीं जाएगा, तो यही ऑप्शन होगा, बाकी चेक करना है ही नहीं। बाकी क्यों ऐसी फ्लोर और ये तो केवल सवाल घुमाने के लिए, लास्ट में ये इतना सा लॉजिक डाल दिया ना, इससे सोचा कि ये जल्दी बच्चे करके जो इंटेलिजेंट है वो तो जल्दी करके इसके आगे बढ़ जाएंगे और बाकी इसमें फंसे रहेंगे। सवाल इतना इजी है, सारे बच्चे कर सकते हैं इसको, सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें है टाइम का खेल। इस सवाल के अंदर टाइम का खेल है कि जो ज्यादा जितना टाइम कम टाइम में सोल्व करेगा वो आगे बढ़ेगा, वो रेस में आगे होगा, उसको आप नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए आपको वैसी ट्रिकें आनी चाहिए कि सवाल में क्या दे रखा है, सवाल वाला फालतू का कचरा उसको हटा दो, आपको तो कहां से आंसर मिल रहा है। अब यहां से उल्टा क्या एक्स का मान पूछ दिया, यहाँ एक्स 7 से विभाजित, तो पहले यही ट्राई करो ना, 7 का भाग जा रहा है, अगर आपको दो ऑप्शन मिलते तो फिर आप पीछे वाले ट्राई करते। ऐसा तो अगर इसे एग्जामिनर ने आपके साथ कितना अच्छा खेला है कि एग्जामिनर ने ऐसी संख्या एक ही दी है कि 7 का भाग जाए, और जो यहाँ पे टैलेंट बच्चा होगा वो तुरंत उसमें 7 का भाग देके पता कर लेगा किस संख्या में 7 का भाग जा रहा है। और ये आपको भाजकता के नियम भी सारे याद होने चाहिए, 2 की भाजकता के नियम क्या है, 3 की भाजकता के नियम क्या है, 5 की, 7 की, 9 की, 13 की, 11 की, सारी भाजकताओं का आपको नियम याद होने चाहिए। अब जब तक आपको नियम याद नहीं होंगे तब तक आप इन सवालों को सोल्व नहीं कर पाओगे। और फटाफट आपकी कैलकुलेशन स्पीड के लिए आपको 20 तक टेबल है और 40 तक स्क्वायर है, 20 तक क्यूब है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप मैथ के अंदर महारत हासिल कर सकते हो। अगला 14 सवाल है कि ए और बी किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, यानी ए बी दोनों मिलकर 28 दिन में, बी सी मिलकर 18 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में। अब तीनों मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं तो ए सी कितने दिन में काम करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका निकालो एलसीएम, क्योंकि आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो 28, 18 और 16 का एलसीएम जब निकालोगे तो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में ही आपके यहां से आप 4 ले लो ना, यहां से 4 लोगे ना तो यहाँ तो 9 आएगा, लेकिन यहाँ आपके 4 आ जाएगा और यहाँ आपके 7 आ जाएगा, फिर आप एक बार 4 और ले लो और फिर 7 ले लो और फिर 9 ले लो, ये टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क हो गया, अब आपको क्या करना है, यहां से एफिशिएंसी निकालनी है, 28 का भाग दोगे तो 7 चौक 28, तो 9 चौक 36, यहाँ से 36 बार भाग जाएगा, इसकी एफिशिएंसी दोनों की एफिशिएंसी 36 आ गई। फिर भाग दोगे 18 का, तो 18 का भाग दोगे, 2 यहाँ बच जाएगा, 2 यहाँ बचेगा, 2 यहाँ बचेगा, तो 8, 8 सत्ती 56, यहाँ से आपको 56 मिल जाएगा। फिर भाग दोगे इसका, 4 चौक 16, 9 7 63। अब देखो ए बी कितने दिन में, कितनी एफिशिएंसी ए बी की 36, बी सी की 56 और ए बी सी की कितनी 63, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ए बी सी पूर्व में से बी सी घटा दिया तो ए की वैल्यू आ जाएगी ना, तो 56, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है आपके 4 3 7 का, यानी ए की एफिशिएंसी 7 है, बी की एफिशिएंसी आपके बी ए की है, यहाँ से मिल गई तो बाकी बी की थे 7, इसका मतलब बी की 29 हो गई, और सी की आपके हो गई, बी की आपने यहाँ से लिखा 29, 29 इसमें से जब आप घटाओगे, 29 जब घटाओगे तो कितने हो गए, 26 1 27, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ गई 27। अब देखो यहां से आपको यही काम करवाना है, लेकिन काम किससे करवाना है, काम करवाना आपके ए और सी से, तो ए और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों की एफिशिएंसी होगी 34, कितनी होगी 34, इसका मतलब 34 का जब भाग दोगे तो चाहो तो आप ये बट्टा में 17 ही आएगा, और यहाँ ऊपर तो अब यहां से सवाल है ना, इसको पकड़ो कि सारों में इसके बट्टा में 19 दे रहा है, इसके बट्टा में 15 दे रहा है, इसके बट्टा में 13 दे रहा है, इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन नहीं हो गए, ये ऑप्शन होगा, ये राइट यही है, क्योंकि इसके बट्टा में 17 आ रहा है और 17 का बात ओबियसली बात है भाई, पूरा पूरा भाग तो जाएगा ही नहीं, इसका मतलब यहां से डायरेक्ट जिसने शॉर्ट ट्रिक लगाई वो यहां से टिक करके आगे बढ़ गया। अगला 15वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक छूट प्रदान करती है, ये आपको 4 योजना दे रखी है, उसमें से ज्यादा छूट कौन देती है, तो ये 10 और 13 की 2 छूट देती है। सबसे पहले दोनों को जोड़ो 13, फिर 13 में से आप माइनस करो इन दोनों का गुणा, यानी 10 30, 30 में 100 का भाग, यानी 0.3 कम कर लोगे, यानी 13 में से कुछ कम होगा इसमें, इसमें ये 20 है तो 20 10 10 20, यहां से 20 में से कुछ कम होगा, यानी 20 में से एक कम होगा, यहां से 19% मिलेगी यहाँ, और यहां से 15
15 में से कुछ कम होगा, यहां से 10 7 17, 17 में से कम होगा। तो ज्यादा कौन सा? ज्यादा इसका 19 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 नंबर है ना, ये सबसे ज्यादा छूट दे रही है। अगला 16वां सवाल है कि राजेश 5 केजी सेब 875 में खरीदता है और उन्हें 220 रुपए प्रति केजी में बेच देता है, उसे कितना लाभ होता है? सबसे पहले ये बताना है। अब 875 में वो क्या करता है, 875 में 5 किलो खरीदता है, तो 875 बटे 5, यहां से 1 किलो की वैल्यू आ जाएगी, यहां से 1 किलो की वैल्यू आएगी, 5 का जब भाग दोगे तो 70 5 85 हासिल की 2 और 5 और 25 यानी 175 में खरीदी और 220 में बेची थी, यहां से प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 किलो पे, तो 25 20 45 रुपए का। लेकिन आपको बताना है कुल प्रॉफिट कितना हो, यानी 5 किलो सेव खरीदी थी, 45 × 5 यानी 225, ए नंबर ऑप्शन। अब है आपके 7वां सवाल, निम्नलिखित का मान याद करना, 22 6 132 और 4 में 4 का भाग एक बार जाएगा, 19 में से 12 घटाओगे तो 7 7 बटे 7 का मतलब 1, यानी 1 × 1 यानी 1, और 132 को 1 से गुणा करने पे 132। 18वां सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 126 गुना है, यदि उनका एचसीएफ 7 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है वो एचसीएफ का 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का योग याद कीजिए। अब देखो यह सवाल अगर आप बेसिक से करोगे ना तो बहुत टाइम खाएगा, इसलिए आप क्या करो, इसमें लगाओ शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि इनका एचसीएफ है वो 7 है, इसका मतलब एक संख्या को मान लो आप 7a और एक संख्या को मान लो 7b, एक संख्या को 7a और एक संख्या को 7b, दोनों संख्या ही मान ली। अब इनका एचसीएफ, ये 7 क्यों लिया हमने कॉमन, क्योंकि इनका एचसीएफ और एचसीएफ ऐसी होती है दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 7 × a 7 × b। अब यहां से आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ उनके बीच का अंतर है, यानी 7a - 7b, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है एचसीएफ का 5 गुना। अब एचसीएफ कितना है आपने 7 और 7 5 35, तो यहां से आप क्या करो 7 कॉमन लेके a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a - b की वैल्यू आएगी आपके 35। अब यहां से 7 से काटोगे तो a - b कितना आ गया, यानी a - b की वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 है। अब आपको याद क्या करना, आपको याद करना है भाई 700 है, a प्लस बी की वैल्यू याद करनी, यही तो याद करना है अभी, a प्लस बी और 7 का तो 7 मल्टीपल चल ही रहा है, तो इसका मतलब ए बी इसको गुणा करेंगे तो ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू 7 से मल्टीपल होनी चाहिए, तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट जाओ, यहां से 7 का भाग पूरा पूरा किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें 7 8 56 5 नहीं जा रहा है, इसमें 7 एकम 7 7 एकम 7 पीछे कितने बच गए 4 नहीं जा रहा है, यहाँ पे 7 एकम 7 दूनी 14 और 7 21, इसमें पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन ही होगा इसका। 19वां सवाल है कि एक क्रिकेट की टीम में 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 है, 5 खिलाड़ियों का औसत कितना है 55, और यह भी देखा गया कि 5 खिलाड़ियों में से 3 का औसत भी कितना है, 500 का औसत 55, 3 का भी औसत 55, तो शेष पीछे बच्चे उनका स्कोर कितना होगा औसत, तो अगर इनका 55 है तो उनका भी 55 ही तो होगा भाई, सारे 500 का औसत आपको 55 दे रखा है, जिसमें से 3 का औसत 55 है तो उनका भी 55 ही तो होगा, तो 2 का भी कितना आएगा 55। ये आपको केवल घुमाने के लिए सवाल दिया, बाकी सवाल इतना इजी था, इतना हलवा सवाल है। देखो अगला सवाल है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको 4:3 दे रखा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी आपको 3:4 दे रखा है, तो उनके आधारों का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले उनके क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये तो आपके पहले का मान लो, इसी के बट्टा में भाई अनुपात का मतलब बट्टे में 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यहां से आप h1 h2 इस प्रकार मान सकते हो। अब इनका आपको दे रखा है 4/3, अब यहां से कटते उनसे काट दो तो ये कट गए, अब ये आधार 1 है ये आधार 2 है, ये ऊंचाई 1 है ये ऊंचाई 2, ऐसा नहीं कि आधार आधार से आधार काट दिया और ऊंचाई से ऊंचाई काट दिया, तो वैसे तो पूरा कट जाएगा, लेकिन इनका अलग अलग दे रखा। अब आपको क्या करना है, आधारों का अनुपात याद करना है, इसका मतलब आधार 1 यानी बेस 1 इंटू ऊंचाई 1 कितनी मान लो आप 3 यूनिट, बेस 2 और हाइट 2 कितनी है 4, और इनका मान कितना आ रहा है 4/3 के बराबर। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से देखो b1/b2 कटते तो किसी से है नहीं, तो तिरछे गुणे होंगे,
तो यहाँ से 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, यानी 16/9। तो 16:9 कौन सा ऑप्शन हमारा? ए नंबर ऑप्शन है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया। हाँ, तो इसी के साथ ये संपूर्ण पेपर हमने एनालाइज किया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख के बताओ, और आगे हम इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास और लेके आएंगे। कल आपके इसका आज आपके पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, कल आपके दूसरी शिफ्ट का पेपर आपको सोल्व करवाया जाएगा। इसलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।